सो सेक्शन 7, राइट। सेक्शन 7 सबसे पहले मैं बताता है स्कोप ऑफ सप्लाई। मतलब कि जीएसटी जब ही लगेगा जब ये सप्लाई की डेफिनेशन में फॉल करेगा, राइट। और जो सप्लाई का डेफिनेशन है वो बहुत ज्यादा वाइड है। सबसे पहले कहते हैं ये लोग कि ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज। सबसे पहले अगर गुड्स है और सर्विसेज है, ठीक है। और सप्लाई जो उन्होंने गुड्स और सर्विस की जो डेफिनेशन दी है यहाँ पे, अभी अभी नहीं है, पहले ही था। अभी नहीं है तो आया नहीं है। अच्छा, आया नहीं क्या? वही तो मैं कह रहा हूँ। अब ठीक है, आई थिंक। ओटीपी के लिए चाहिए था फोन। रिकॉर्डिंग कर ले। हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, हम ठीक है। सो रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया मैंने, देखिए ना यहाँ पे पॉज स्टॉप, मतलब रिकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है। सो सेक्शन 7 स्कोप ऑफ सप्लाई मीन्स ऑल ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज की डेफिनेशन मैंने बता दिया था। गुड्स एंड सर्विसेज मीन्स एनीथिंग विच इज ए मूवेबल प्रॉपर्टी। कौन सा? मूवेबल प्रॉपर्टी, राइट। मतलब अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी। उसके बाद इन्होंने बोला था मनी एंड सिक्योरिटी छोड़ दीजिए, मतलब उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। एंड फसल, ग्रास, क्रॉप्स वगैरह, जो कि हालांकि वो भी इमूवेबल है, लेकिन बोला था लास्ट में कि उसको बेचने से पहले काट दोगे या काटने का वादा करते हो तो मैं बेचने से पहले काटूंगा फसल। तो मोबाइल हो गया, तो गुड्स हो गया। देन वैसे ही सर्विसेज बताया था एनीथिंग जिसके लिए आपको पैसे मिलते हैं, कंसिडरेशन मिलते हैं, कुछ भी ऐसा काम जिसके लिए आपको क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन दिया जाता है, इज कॉल्ड सर्विस। उसके बाद उन्होंने मनी एक्सचेंज की सर्विसेज बताई थी कि अगर आप करेंसी एक्सचेंज करते हैं तो भी उस पर क्या होगा, सर्विसेज लगेगा उसके ऊपर, राइट। सो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। उन्होंने बताया था जैसे कि अगर सेल हो रहा है तो सप्लाई है, ट्रांसफर हो रहा है तो सप्लाई है, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस कर रहे हो, रेंटल, लीज, डिस्पोजल मेड और एग्री टू बी मेड। या तो आज बेचोगे या फ्यूचर में बेचने का वादा कर देते हो, राइट। उसके बाद किसके लिए? कंसिडरेशन। मतलब कंसिडरेशन होना चाहिए, किसके द्वारा सेल परचेज होना चाहिए, सप्लाई किसके द्वारा होना चाहिए, बिटवीन पर्सन और बिजनेस ट्रांजेक्शन होने चाहिए, राइट। पहला जो सब क्लॉज था उसमें यही बोला था, पांच चीज बताती, गुड्स प्लस सर्विस प्लस कंसिडरेशन प्लस पर्सन के द्वारा और ड्यूरिंग बिजनेस में होना चाहिए। ठीक है। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन आप करते हो जो कि बिजनेस ट्रांजेक्शन में है और कंसिडरेशन लिया दिया जाता है किसके बीच में, पर्सन के बीच में, बिटवीन द पर्सन, देन वो क्या है, सप्लाई माना जाएगा। क्लियर है जी? नेक्स्ट नेक्स्ट क्लॉज ये बताया उन्होंने कि अगर आपका, अच्छा ये सब क्लॉज इन्होंने ये बताया कि अगर कोई सोसाइटी, ट्रस्ट, बीओआई, एजीपी वगैरह पर्सन है, वो अपने मेंबर्स को देते हैं और मेंबर्स अपने इस सोसाइटी, ट्रस्ट को सर्विसेज देती है, ठीक है, तो उस केस में वो भी सप्लाई है। दो डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे और सप्लाई माना जाएगा। सबसे अच्छा एग्जांपल होता है जो सोसाइटी के जो सेक्रेटरी वगैरह होते हैं, वो जो सोसाइटी वेलफेयर बना होता है, सीएचएस बने होते हैं, उसके बिहाफ पे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज करते हैं, उसके बिहाफ पे मेंटेनेंस चार्ज करते हैं, ठीक है। अगर उसके अंदर कोई प्रॉफिट कंपोनेंट हुआ देन अल्टीमेटली जीएसटी अप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन हाँ, सबसे पहले आप 20 लाख से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि आगे आगे जो सेक्शन पढ़ोगे आप, सेक्शन 21, 22, 23 समवेयर कहीं पे जो लिमिट है वो सर्विस के केस में 20 लाख है और गुड्स के केस में 40 लाख की लिमिट्स है। जब आप वो क्रॉस करोगे तभी आपके ऊपर जीएसटी अप्लीकेबल होगा। कुछ मैंडेटरी सेक्शन भी है, वो भी पढ़ाएंगे आपको। मैंडेटरी कब होता है जी? नहीं हुआ अब तक? कौन कह रहा है? नहीं, आप दे समझ में। अभी तक तो कोई आया नहीं, हो सकता है फाइनेंस सेक्टर 50 लाख कर दे, अभी हुआ नहीं। 15 लाख, 12 लाख से 15 लाख। क्या? जो टैक्स भरते हैं तो सैलरी वाले जो भी सर वो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स, ये जीएसटी है। कहाँ जीएसटी को इनकम टैक्स से कंफ्यूज कर रहे हो? 50 लाख की लिमिट उधर है सर, 50 लाख की लिमिट पता नहीं कहाँ है, वो अभी 50 लाख की लिमिट सरचार्ज है वो तो। जीएसटी में अभी 20 लाख की लिमिट है और 40 लाख की लिमिट है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन की। नेक्स्ट आता है अगर आप इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो, राइट, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन। अगर आप इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो, कंसिडरेशन मतलब पैसे दे रहे हो, अब वो वेदर और नॉट
फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, अगर मतलब अगर आप कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो, लाइक गाना सुनने वाला एप्लीकेशन डाउनलोड किया है, कोई रिपोर्ट्स डाउनलोड कर रहे हो, डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर रहे हो, बिजनेस पर्पज से ले रही हो तो ले रहे हो, तो जीएसटी लगेगा लगेगा, राइट, इंपोर्ट ऑफ सर्विस में। अगर आप पर्सनल पर्पस के लिए ले रहे हो, पर्सनल एंटरटेनमेंट के लिए ले रहे हो, तो भी आपको उस पर सप्लाई माना जाएगा, और सप्लाई माना जाएगा तो जीएसटी लगेगा सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेक्शन शेड्यूल 1 में जो भी सर्विसेज दिखाई गई है, जो भी शेड्यूल 1 में सर्विसेज दी गई है, उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा, चाहे कंसिडरेशन हो या ना हो, राइट, कंसिडरेशन हो या ना हो, शेड्यूल 1 में अगर फॉलो करते हो तो आपका सर्विसेज पे कंसिडरेशन हो या ना हो, आपके ऊपर जीएसटी अप्लीकेबल हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट फिर बताया था हमने शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 में क्या बताया था कि उन्होंने बताया कि कुछ सप्लाई ऑफ सर्विसेज को और कुछ, नेक्स्ट पेज पे आ गया, कुछ सप्लाई ऑफ सर्विसेज को और कुछ क्या बोलते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स को, एज इट इज जो गवर्नमेंट ने बताया है वही आपका रहेगा। मतलब गवर्नमेंट ने बताया है कि अगर अगर आप टाइटल ट्रांसफर कर देते हो तो सप्लाई इन गुड्स है, लेकिन टाइटल नहीं, राइट ट्रांसफर करते हो गुड्स के केस में, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, ठीक है। फिर उन्होंने ये बताया कि अगर आप हायर परचेज होता है ना, कि आज प्रॉपर्टी या फिर कोई सामान है, कार है, व्हीकल वगैरह है, ठीक है, तो आप आज दे देते हो व्हीकल और 5 साल की किस्तें बना देते हो, ठीक है। तो अभी वो ऑनर तो नहीं बना, टाइटल तो आज ट्रांसफर नहीं होता, अगर आप लोग देखो टाइटल आज ट्रांसफर नहीं होता, टाइटल कब ट्रांसफर होगा, जब सारी की सारी ईएमआई पे कर दिया जाता है, राइट। तो वो क्या होगा, सप्लाई ऑफ गुड्स होगा। फिर वैसे मैंने वर्क कॉन्ट्रैक्ट का बताया था, जॉब वर्क का बताया था, रेंटल लीज का बताया था, ठीक है। उसके बाद आपका जो रेस्टोरेंट की सर्विसेज थी वो क्या थी, सप्लाई ऑफ सर्विसेज थी, राइट। जो रेस्टोरेंट था वो क्या था, सप्लाई ऑफ सर्विसेज था, वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या था, सप्लाई ऑफ सर्विसेज था, क्लियर है। नेक्स्ट उसके बाद हमने थर्ड लाइन पढ़ा, थर्ड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल थर्ड क्या कहता था कि अगर सारे कंडीशन वो है, गुड्स भी है या सर्विसेज है, कंसिडरेशन है, बिजनेस यूज में है और पर्सन के द्वारा है, फिर भी जीएसटी सप्लाई नहीं माना जाएगा, कौन से में, शेड्यूल थर्ड में, ठीक है। मतलब जीएसटी किस पे लगेगा, केवल ये शेड्यूल थर्ड में बताया गया उसी के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। देखिए शेड्यूल, अब मैं दोबारा शेड्यूल 1 बता देता हूँ, शेड्यूल 1 में क्या था, शेड्यूल 1 क्या था, शॉर्ट में बता दो फटाफट, देखिए कहता है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, जहां पे आपने आईटीसी अवेल किया था, अगर कोई बिजनेस एसेट था जहां पे आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल कर लिया था, जहां पे आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल कर लिया था और उस बिजनेस को आपने उस असेट्स को बिजनेस से परमानेंट ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है। अब परमानेंट ट्रांसफर कर दिया, अगर कंसिडरेशन नहीं है फिर भी सप्लाई माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बिटवीन रिलेटेड पार्टी। अब रिलेटेड पर्सन के बीच में तो हो सकता है कि कंसिडरेशन ही ना हो, आपस में कोई पैसे देता है क्या, दे या ना दे, गवर्नमेंट कहता है कि अगर आपस में कोई ट्रांजेक्शन किया है, ठीक है, रिलेटेड पर्सन में भी किया हो या डिस्ट्रिक्ट पर्सन में किया हो, तो कंसिडरेशन हो या ना उसमें फर्क नहीं पड़ता, वो सप्लाई है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, 50,000 तक का गिफ्ट जो होगा उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है जी, जब मालिक अपने एम्प्लॉय को देगा तो। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, ठीक है, अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को सप्लाई किया है या एजेंट ने प्रिंसिपल को सप्लाई किया है, तो भी वो क्या माना जाएगा, आपका सप्लाई माना जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद यहां पे कह रहा है चौथा पॉइंट, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज रिलेटेड पर्सन से, अगर आप इंडिया के बाहर से इंडिया में कुछ सामान मंगाते हो, सर्विसेज सॉरी सामान नहीं, इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हो किससे, रिलेटेड पार्टी से, तो कंसिडरेशन हो या ना हो सप्लाई माना जाएगा, ठीक है जी। ये 4-5 लाइन आइटम थे जिसके ऊपर आपका कंसिडरेशन नहीं है, फिर भी आपका शेड्यूल 1 बोलता है कि दिस इज अ सप्लाई, बात खत्म। नेक्स्ट आता है शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 में उन्होंने कुछ एक्टिविटी ऐसी बताई थी कि जिस जो हम कहेंगे वो माना जाएगा, जो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, जो सप्लाई ऑफ गुड्स है वो सप्लाई ऑफ गुड्स है, राइट। पहला क्या था, ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग में बोला गया था कि टाइटल ट्रांसफर करोगे तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, अगर टाइटल ट्रांसफर करोगे, देखो टाइटल ट्रांसफर करोगे तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, राइट ट्रांसफर करोगे तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज माने जाएंगे, क्लियर है। उसके बाद कह रहे हैं ये हायर परचेज वाला लास्ट लाइन जो था, कि अगर आप एनी ट्रांसफर, वहां देख लीजिए, वहां वहां उधर देखिए, उधर उधर उधर, एनी ट्रांसफर और टाइटल ऑफ गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट विच स्टिपुलेट द प्रॉपर्टी इन द गुड्स सेल पास द फ्यूचर डेट। अगर आप हायर परचेज नहीं करते हो, हायर परचेज मतलब क्या होता है, मतलब कि आज सामान दे दिया है, जैसे कि आपने बाइक परचेज किया है, कार परचेज किया है, राइट, ईएमआई के बेसिस पे, तो कुछ टाइम तक आपको राइट तो दिया जाता है,
राइट दिया था यूज करो 5 साल तक, लेकिन टाइटल कब ट्रांसफर होता है, जब आप प्रॉपर ईएमआई सारा पे कर देते हो। तो उस केस में पहले के जमाने में बोलते थे ये तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, और वैट वाला बोलते थे सप्लाई ऑफ गुड्स है। अब क्या बोलते हैं इन्होंने, जीएसटी वालों ने बोला कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, तो गुड्स वाले एचएसएन कोड लगेंगे, गुड्स वाले रेट रेट लगेंगे, गुड्स वाला पीओएस लगेगा, गुड्स वाला पीओटी लगेगा। ठीक है जी। एचएसएन कोड पता है आप लोगों को, रेट पता ही है क्या होता है, पीओएस मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई, गुड्स वाला लगेंगे, और पीओटी मतलब प्ले नहीं, एक सेकंड, टाइम ऑफ सप्लाई होते हैं, सॉरी टीओएस, टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, या इसको पॉइंट ऑफ टैक्सेशन भी बोल सकते हैं, इसलिए पीओटी लिख गया गलती से। ठीक है, तो क्योंकि इन दोनों के रूल सबके अलग अलग है, एचएसएन गुड्स के केस में अलग होता है, सर्विस के केस में अलग होता है, रेट गुड्स के केस में अलग होता है, सर्विस के केस में अलग होता है, वैसे पीओएस के रूल्स अलग है, और टाइम ऑफ सप्लाई के रूल्स अलग है, इसलिए बाइफर्गेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई गुड्स है या सर्विसेज है। राइट, अब नेक्स्ट चलते हैं, लैंड और बिल्डिंग एनी लीज, लीज क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। राइट, उसके बाद क्या है, अगर आप लीज देते हो, लेटिंग आउट करते हो, तो भी क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। ये था आपका जॉब वर्क, ऊपर देख लीजिए, यहाँ यहाँ देखिए, ऊपर ऊपर, तो वहां देखिए, क्योंकि वहां पढ़ा रहा हूँ, आप कैच नहीं कर पाएंगे, यहाँ समझ लीजिए क्योंकि डिटेल में तो पढ़ाई रखा है मैंने। ठीक है, ट्रीटमेंट और प्रोसेस, एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन गुड्स और गुड्स इज सप्लायर सर्विस। क्या था ये, जॉब वर्क, याद है, मैंने एग्जांपल दिया था कि टी शर्ट, मेरी टी शर्ट पे किसी को छापने के लिए दिया मैंने, ठीक है, इसे करके छाप के दे दो। क्या है, किसी और की वस्तु पे कोई सर्विस देना इज कॉल्ड जॉब वर्क, और जॉब वर्क क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। क्लियर है जी। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, मैंने आपको बताया था कि अगर आप बिजनेस ट्रांसफर कर देते हो, सबसे पहली बात, अगर एज ए गोइंग कंसर्न ट्रांसफर करते हो, गोइंग कंसर्न मतलब समझते क्या होता है, गोइंग कंसर्न मींस कि मैंने सामान बेच दिया, और सामने वाला भी सेम बिजनेस करके, वो जो मैंने सामान गुड्स बेचा था उसको, मतलब पूरा बिजनेस जो बेचा था वो आगे बेचेगा, तो उसको बोलते हैं एज ए गोइंग कंसर्न। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने बेच के शटर बंद, अब इस जीवन में तो बिजनेस होगा ही नहीं। तो अगर ऐसा केस हुआ कि इस जीवन में बिजनेस नहीं हुआ, तो गवर्नमेंट कहता है जो इनपुट टैक्स क्रेडिट हमसे लिया था वो मैं वापस करो, या इस जो भी सामान बचा हुआ है आपके पास उसकी मार्केट वैल्यू लगाओ, और उस मार्केट वैल्यू पे जो टैक्स बनता है वो दे दो मुझे। तो इसको क्या बोलेंगे, पूरा बिजनेस ट्रांसफर हुआ तो क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है आपका, यही है, अगर डायरेक्टर के कहने पे कोई बिजनेस एसेट्स, ये देखो बिजनेस एसेट्स, डायरेक्टर के कहने पे अगर बिजनेस से चला ही गया पूरा का पूरा, ठीक है, डायरेक्टर के कहने पर पूरा का पूरा आपने डिस्पोज ऑफ कर दिया, तो वो क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स। क्या है वो, सप्लाई ऑफ गुड्स। लेकिन अगर केवल यूज किया जा रहा है, यूज अदर देन बिजनेस पर्पस, या प्राइवेट यूज किया जा रहा है, तो क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, नेक्स्ट था, where the person access to a taxable person goods forming part of assets by any business carried out by him shall be deemed to be supplied by him in the course of furtherance of business। तो ये गोइंग कंसर्न वाली लाइन है जो मैंने पढ़ाया था आपको। नेक्स्ट आता है आपका, सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा किस केस में, रेंटिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ये तो सबको डीम्ड ही है। कंस्ट्रक्शन, बताया था मैंने, वर्क कॉन्ट्रैक्ट आपका। ठीक है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर, पार्ट टाइम इंक्लूडिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह सब, ये जो चीजें वो क्या कहलाएगा आपका, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन, वर्क कॉन्ट्रैक्ट था ये। ठीक है जी। अगर आपने कंस्ट्रक्शन कर रहे हो और कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले 1 रुपए भी ले लिया एडवांस में, तो क्या कहलाएगा आपका, सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहलाएगा, और पूरा पूरे पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। ये कंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन दे दिया इन्होंने डिटेल में। ठीक है जी। फिर कह रहे हैं आपका, ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा आपका, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, ये आपका रेस्टोरेंट का सर्विसेज है, ये देखिए ह्यूमन कंजम्पशन के लिए कोई सप्लाई कर रहे हो, ये रेस्टोरेंट का है, और इसके ऊपर क्या लगेगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज लग जाएगा। ठीक है जी। छठा क्लॉज था उसको डिलीट कर दिया गया है। अब आता है शेड्यूल थर्ड। शेड्यूल थर्ड में कहता है कि कोई भी चीज को हम, कौन कौन सी चीज को, मतलब इस केस में अगर आप सब कुछ कंप्लाई कर दे, तो सप्लाई भी है, गुड्स भी है, सर्विसेज भी है, कंसिडरेशन भी है, पर्सन भी है, बिजनेस भी है, तो भी कहते हैं जी, अगर आपका, अगर कोई काम ऐसे कर रहे हो जो पहला एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप में जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, कोर्ट का जो ट्राइब्यूनल के जो जज होते हैं जो फैसले सुनाते हैं उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई काम करता है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। कोई चेयरपर्सन है, कोई डायरेक्टर है, उसको जो ड्यूटी परफॉर्म की जाती है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा।
ये जो फ्यूनरल ब्यूरियल, ये कौन सा होता है आपका, संस्कार वाले, अंतिम संस्कार के अगर कोई से रिलेटेड सेल परचेज हो रहा है तो उसमें जीएसटी नहीं लगेगा। अगर आप लैंड और बिल्डिंग बेचते हो, एक्सेप्ट शेड्यूल 2, वही वाला आपका शेड्यूल 2 5 भी क्या है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, 1 रुपये भी पहले ले लेते हो तो, अगर लैंड और बिल्डिंग बेचते हो तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। उसके बाद कहता है कि अगर आप ये वेयर हाउस बताया था मैंने आपको, इंडिया के बाहर ही भेज देते हो सामान, अच्छा एक क्लॉज ये भी था, सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम ए प्लेस नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। नॉन टैक्सेबल टेरिटरी क्या है आपका, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी क्या है आपका, मतलब इंडिया के बाहर। जो दिन मैंने बताया था आपको कि इंडिया की डेफिनेशन कहां तक है, 12 नॉटिकल माइल तक टेरिटरी वाटर होता है, उसके 200 नॉटिकल माइल तक, मतलब टोटल 200 नॉटिकल माइल तक स्पेशल इकोनॉमिक जोन और इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन होता है। इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन जो होता है उसके बाद हमारा एरिया नहीं है, दैट इज नॉट इंडिया। ठीक है, मतलब इंडिया कहां तक था, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कश्मीर से कन्याकुमारी, इधर गुजरात से लेके हमारे सेवन सिस्टर्स तक था, उसके बाद नीचे सब सॉइल सीवीड तक था, उसके बाद 200 नॉटिकल माइल लेते सीधा सीधा, और उसके ऊपर हवा, एयर स्पेस, एयर स्पेस कहीं भी, ब्रह्मांड कहीं भी, मतलब इंडिया के ऊपर, तो वो क्या था हमारा, इंडिया था। क्लियर, वो क्या था हमारा, इंडिया था। तो कह रहे हैं कि उसको बोलते हैं टैक्सेबल टेरिटरी, उसके अलावा वो क्या है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। तो कोई बंदा इंडिया में बैठ करके बाहर का सामान बाहर ही बेच देता है, भाई बाहर का सामान बाहर ही बेच देता है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो कुछ कमीशन कमा के लाया है उसके ऊपर, ठीक है, तो तब लगेगा। नेक्स्ट आता है सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द कंसाइनी, मतलब ये वेयर हाउस वाला आपका था। ठीक है, अच्छा एक सेकंड, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द कंसाइनी टू एनी अदर पर्सन बाय एंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। देखो ये हाई सी वाला एरिया आपका, हाई सी क्या था, 200 नॉटिकल माइल से बाहर वाला था। ठीक है जी, हाई सी मतलब ये था कि आपने बाहर का गुड्स बाहर ही भेज दिया, मतलब इंडिया चाइना से, मान लो इंडिया की तरफ आ रहा था सामान, चाइना से इंडिया की तरफ सामान लेके आ रहे थे, ए यहां से लेके चला इंडिया के लिए, ठीक है, बी रास्ते में ही, मतलब 12 नॉटिकल माइल से उधर की बात कर रहा हूं मैं, ये ध्यान रखना। हाई सी एरिया क्या था, 200 नॉटिकल माइल के बाद था, उधर ही किसी PQR फ्रॉम श्रीलंका को भेज दिया, इंडिया वाला लेके तो चला था, बस रास्ते के रास्ते में भेज दिया, फिर उस पर भी नहीं लगा, क्यों, क्योंकि वो इंडिया के बाहर है। ठीक है जी, सो ये आपका पूरा का पूरा सेक्शन 7 था, जो कल की 2 क्लास में हमने बड़े प्यार से इसको खत्म कर दिया था। अब क्वेश्चन अगर आप लोगों का है तो क्वेश्चन पूछिए, अदरवाइज मैं सेक्शन 8 की तरफ चढ़ूं। पेजेस खाली दिए हुए मैंने आप लोगों को पढ़ने के लिए। एनी डाउट रचना मैम, आप लोगों का जो क्लास में बच्चे हैं, आज बच्चे बहुत कम आए हैं, क्या बात है, बताइए। नहीं सर, अभी तक तो ठीक है। टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज ही हैं तो समझ आएंगे तुम्हें। डन। यस सर। अच्छा आप लोगों में से किसी ने मेरे को बोला भी नहीं कि क्वेश्चन बैंक डाल देना ग्रुप में, और मैं भूल गया था, आज डाल देता हूँ, अभी डाल दूं क्या। हाँ हाँ, डाल दो सर, ये आज आज ऑनलाइन। प्लीज आप ये दोनों सेक्शन को पढ़िए प्लीज फटाफट, सेक्शन 8, टैक्स लायबिलिटी ऑन कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। सेक्शन 8, इधर देखिए, द टैक्स लायबिलिटी ऑन कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई shall be determined in the following manner। टैक्स लायबिलिटी कंपोजिट और मिक्स सप्लाई के ऊपर, अब क्वेश्चन मेरा आता है सबसे सिंपल, 2 एग्जांपल है, मुझे आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछना है कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई होता क्या है, पढ़ करके पता चल पा रहा है आप लोगों को कुछ। जिसमें जैसे हमने अभी पीछे डिस्कस किया था कि ये गुड्स है या सर्विस है,
किस तरह की सप्लाई है। कई बार हम जब मल्टीपल हो जाते हैं तो फिर प्रॉबेबली उस केस में, इज दैट राइट? Yes. Start services. जिनमें अलग अलग जीएसटी लग रहा होता है। बस मैं वही बता रहा हूँ। ये दो तरीके की मैंने सप्लाई बताया आपको, जरा पढ़िए ऊपर एग्जांपल देखिए प्लीज। ये दो तरह की सप्लाई है, क्या है? सप्लाई। इसके अंदर दोनों एग्जांपल में सप्लाई ऑफ गुड्स भी है और सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी है। पहला देखिए, पहला एग्जांपल है लैपटॉप, माउस, कीबोर्ड, इंजीनियरिंग या इंस्टॉलमेंट सर्विसेज, पहला। दूसरा है भाई फ्लावर, इसे चॉकलेट बेच रहे हो, स्वीट्स भी बेच रहे हो, फिर डिलीवरी सर्विसेज के साथ हो सकता है। ये दोनों प्रैक्टिकल दिख रहा है आप लोगों को, दोनों पाए जाते हैं। देखिए गुड सर्विस दोनों है। नहीं, क्वेश्चन यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज का नहीं है। यहाँ पे आपको कौन सा लगता है कि नेचुरली बंडल्ड है? नेचुरली बंडल मतलब कि नॉर्मली, मतलब इसमें इनमें से कौन सा देख के लगता है कि जबरदस्ती नहीं जोड़ा गया है या जबरदस्ती जोड़ा गया है? कोई बता सकते हो? दोनों एग्जांपल में आपको लग रहा है कि इंस्टॉलेशन जबरदस्ती क्या जोड़ा गया है? जबरदस्ती इन द सेंस, फ्लावर के साथ चॉकलेट कौन बेचता है भाई? लैपटॉप के साथ कीबोर्ड माउस तो बिकता है भाई, इंस्टॉलमेंट भी होता है सर। अगर आपको लैपटॉप में इंस्टॉलमेंट नहीं आता करके देते हैं लोग, राइट? फ्लावर के साथ चॉकलेट कौन बेचता है? बोलोगे सर वैलेंटाइन डे तो बिकता है भाई। मेरे लॉ कहता है कि फ्लावर और चॉकलेट दोनों नेचुरली नहीं है, अलग अलग बेचना चाहिए लोगों को। उसके साथ तुम स्वीट्स में बेच रहे हो साथ में, भाई तीनों चीज कहां से आ गए? तो लॉ ये कहता है इन दोनों में, देखिए मैंने अलग अलग रेट चार्ज किए हैं। अब आप ये सेक्शन पढ़िए, सेक्शन 8। इसमें से एक कंपोजिट सप्लाई है और एक मिक्स सप्लाई है। मिक्स सप्लाई मतलब क्या होता है? जहां पे कंपनी के मालिक ने या सप्लायर ने जबरदस्ती चीजों को जोड़ करके बेचने की कोशिश की है, फ्लावर चॉकलेट स्वीट्स। ठीक है? तो एक है इसमें से मिक्स सप्लाई और एक है आपका कंपोजिट सप्लाई। सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा। नंबर 2, अगर कंपोजिट सप्लाई है तो आपका जो प्रिंसिपल सप्लाई होता है उसका रेट लगेगा। लेकिन अगर मिक्स सप्लाई है तो जो सबसे हाईएस्ट टैक्स रेट वाला होगा सामान वो लगेगा। तो पहले एक बार सेक्शन पढ़िए और देन बात करते हैं कि इनमें से मिक्स कौन सा है, कंपोजिट कौन सा है और रेट कौन सा लगेगा, देन बात करेंगे। ठीक है, 5 मिनट आप लोगों के पास, प्लीज सेक्शन अच्छे से पढ़िए। सुबह तो 8-9 स्टार्ट होने वाली है। नहीं तो है 8 के 2-4 महीने।
It is a profession, sir. Supply नहीं है। सिंपल है सिंपल है सिंपल रिपोर्टिंग की पहले कोई नहीं हाँ जी बताइए सबसे पहले मुझे बताएंगे कि इसमें से मिक्स सप्लाई कौन सा है नीचे वाला क्या है नीचे वाला मिक्स सप्लाई है ओके और रेट क्या लगेगा कौन सा बोलो बोलो 28 हाईएस्ट बोलो ना क्या है रेट लिख के तो दिया है मैंने 28% 28 28% हाँ जी तो ये कौन सा है दोस्त ये कंपोजिट है ओके और रेट क्या लगेगा कौन सा प्रिंसिपल कौन सा इसमें से 12 है सर। लैपटॉप माउस कीबोर्ड वही प्रिंसिपल है। हाँ जी आप बताइए मिक्स कौन सा है और कंपोजिट कौन सा है मिक्स नीचे वाला है और ये कौन सा है कंपोजिट है मैम सर मेरे को लगता है ये उल्टा है। रचना 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 मैम बताइए आपको कौन सा है मेरे को लगता है कि ऊपर वाला जो है वो मिक्स्ड है और नीचे वाला कंपोजिट है। ओके ठीक है मैम चलिए दो आई एम नॉट श्योर। अब यहाँ पे ये कहीं पे कंपोजिट सप्लाई की डिफरेंस दे रखा होगा ऊपर चलिए ये रहा 30 नंबर हाँ पेज नंबर 4 पेज नंबर 4 क्लॉज सेक्शन 2 क्लॉज 30 कंपोजिट सप्लाई 10 मिनट में अगर मीटिंग एंड हो जाए तो दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा मैम ठीक है जी तो ठीक है फिर वो तो क्लियर हो गया। कंपोजिट सप्लाई तो फिर लैपटॉप वाला ही है। कंपोजिट मींस सप्लाई मेड बाय अब यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ देखिएगा इधर 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 कंपोजिट सप्लाई मींस सप्लाई मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन टू अ recipient consisting two or more taxable supply two or more
टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स Taxable और supply. सर्विसेज और बोथ। कह रहा है कि दो से ज्यादा होना चाहिए, गुड्स भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकता है, गुड्स गुड्स भी हो सकता है, सर्विस सर्विस भी हो सकता है, या सर्विस और गुड्स दोनों हो सकते हैं। ठीक है जी। Hmm. Hmm. और एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ विच आर नेचुरली बंडल्ड एंड सप्लाई इन कंजक्शन विथ ईच अदर इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अब एक बात बताओ, ठीक है. लैपटॉप के साथ तो भाई माउस और Installation कीबोर्ड तो बिकता ही है, तो नेचुरल बंडल नहीं हो service गया। भी दिखती है. ऐसा नहीं कि भगवान के साथ मतलब इसके बिना ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में काम नहीं चल सकता। अगर कोई बंदा लैपटॉप लेता है तो आप लोग भी देखोगे लैपटॉप के साथ, सॉरी, और डेस्कटॉप के साथ कीबोर्ड और माउस आता ही है। मैं सॉरी एग्जांपल में यहाँ पे डेस्कटॉप कर देता हूँ, अगर आप लोग इससे कंफ्यूज हो रहे हो तो माय मिस्टेक। इसको डेस्कटॉप कर दूं अब, ठीक है? Hmm. अब क्लियर है? डन? क्लियर है? Yes, sir. तो इस केस में Yeah. अगर ऐसा सप्लाई, इन्होंने एग्जांपल भी दिया है, देखो, वेयर गुड्स आर पैक्ड एंड ट्रांसपोर्टेड विद द इंश्योरेंस के साथ, सप्लाई ऑफ Yes. गुड्स, पैकेजिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस। अब देखो, कोई गुड्स आप ट्रांसफर कर रहे हो, पैकेजिंग मटेरियल, तो साथ में आप ट्रांसपोर्टेशन सर्विस भी लोगे, साथ में इंश्योरेंस भी लोगे, तो ये क्या हो गया? कंपोजिट सप्लाई। ठीक है जी। Hmm. और जहां पे प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? गुड्स। हमारे केस में प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? लैपटॉप, डेस्कटॉप। क्लियर है जी? अब मिक्स सप्लाई का डिफिनेशन पढ़ लो आप एक बार। आइए नीचे ढूंढिए फटाफट, पेज पे जल्दी मिलता है भाई, प्लीज फटाफट ढूंढ के बताइए कहां पे पेज नंबर मिक्स सप्लाई का। मैन्युफैक्चरर मार्केट, ये रहा 74, पेज नंबर 10। पढ़िए आप इसको, मिक्स सप्लाई में देखिए, मिक्स सप्लाई मींस टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, Individual वही है। suppliers of goods. एनी कॉम्बिनेशन thereof मेड इन कंजंक्शन विद ईच अदर बाय ए टैक्सेबल पर्सन के बाद, मतलब टैक्सेबल पर्सन अपनी मर्जी से जोड़ के बना रहा है, फॉर ए Such सिंगल supply does प्राइस not वेयर द constitute a सच सप्लाई composite डज supply. नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ कंपोजिट सप्लाई। कह रहा है जो कंस्टिट्यूट नहीं है, सॉरी, जो कंपोजिट सप्लाई नहीं है, लेकिन टैक्सेबल पर्सन ने अपनी मर्जी से जोड़ दिया। किसने? टैक्सेबल पर्सन ने, दुकानदार ने, रब ने बना दी जोड़ी, कर दी अपनी मर्जी से, दुकानदार ने बना दी जोड़ी, जहां पे चॉकलेट के साथ फ्लावर बेच रहा है, फ्लावर के साथ स्वीट्स बेच रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो कितना बढ़िया दिया इन्होंने। ए सप्लायर ऑफ पैकेज कंसिस्टिंग ऑफ कैंड फूड्स, स्वीट्स, चॉकलेट, केक, fruits, drink, fruit juice, when supply for a single price to a mixed supply. Each of these item can be supplied separately। कह रहा है सारे आइटम सेपरेटली बेचा जा सकता है, लेकिन उन्होंने एक बंडल Hmm. बना के बेच दिया। आप बोलोगे सर ये एक्ट में आया क्यों है, पहले तो ये बताओ आप हमें, ये क्यों आया है, ये पढ़ाई क्यों, जरा अलग से क्यों सेक्शन डाल दिया छोटी सी चीज का। देखो मैं बताता हूँ पहले क्या था। अगर ये सेक्शन ना होता, बाई चांस ये सेक्शन ना होता, तो क्या होता? मान लो एसी के साथ फूल बेचा जाता, एसी पे 28% लगता है, और फ्लावर तो एग्जैक्ट होता है, या एसी के साथ एक डब्बा मिठाई बेच दिया जाता और 1 किलो बेचा जाता, या मान लो 10 किलो मिठाई बेचा जाता, और लोग क्या बोलते जी, मैंने तो, देखो आप देखोगे एसी केवल एक है, मिठाई कितना है? 10 किलो, तो रेट कौन सा लगना चाहिए? मिठाई वाला। मिठाई जो कौन सा रेट है? पांच मिठाई परसेंट वाला. एसी कौन सा रेट लगता है? 28% का। तो लोग क्या करते हैं, इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं और टैक्स गलत डिटरमाइन करते हैं। कहते हैं देखो भाई क्वांटिटी अगर आप देखोगे तो 10 किलो 5 किलो मिठाई इतना है, और एसी कितना है? एक, तो मेरा रेट किसका लगना चाहिए? मिठाई का, राइट? Hmm. या कल को आज आप देखो चॉकलेट के साथ मेरे ख्याल से अच्छा खासा रेट लगता है, अगर आप लोग देखते हो चॉकलेट वगैरह पे, या ये जो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसको मिक्स मैच करके रेट को मैनिपुलेट किया जा सकता था, इसलिए गवर्नमेंट ने इस सेक्शन को अलग ही डाल दिया कि अगर कोई बिजनेसमैन ऐसे करने की कोशिश करेगा, एसी के साथ मिठाई बेचेगा, तो एसी वाला रेट मिठाई में लग जाएगा। ठीक है, मतलब एसी 28% का, तो मिठाई भी 28% में बिकेगा, बात खत्म। जैसे मैंने इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया, गुड्स के साथ ट्रांसपोर्टेशन जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का रेट लगता है 12% का, 5% का। ठीक है, अब तो शायद अभी मैं बात नहीं करूंगा, मैं 12 और 18 इसलिए बोलता हूँ क्योंकि 22
अक्टूबर के बाद रेट में चेंजेस आ गए हैं, 12% वाला तो घट ही गया है, अब 5 और 18 बचे हैं ज्यादातर। ठीक है, तो अगर ऐसी चीजें होंगी तो गवर्नमेंट ने साफ साफ बोल दिया कि अगर ये नीचे वाला बिग सप्लाई है तो कौन सा रेट लगा हुआ, सबसे हाईएस्ट वाला, ये वाला। सही। ठीक है, अगर लेकिन कंपोजिट है तो जो मेजर सप्लाई होगा ना, जो मेजर रेट होगा 12% वाला, वो लगाएंगे। मतलब ये सब मिला के 1 लाख रुपए है, तो इस पे 12% लगेगा, और ये भी सब मिला के 1 लाख रुपए है, तो इस पे 28% लगेगा, चाहे चॉकलेट 5 रुपए का क्यों ना हो। समझ गए आप लोग? क्लियर है? क्लियर। चलिए, यहां तक कुछ पूछना है? अब दोबारा आप सेक्शन 8 पढ़ लीजिए। अब सेक्शन 8 रह गया था ना, अभी तो मैंने नहीं पढ़ा ना, अभी तो आप लोगों ने पढ़ा है। हम्म, पेज नंबर बता सकते हैं सेक्शन 8 का? 32। चलो जी, पढ़िए, क्यों नहीं जा रहा 32 पे? ये देखिए, कह रहे टैक्स लाइबिलिटी, उधर देखिए बोर्ड पे, टैक्स लाइबिलिटी ऑन द कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई सेल्फ डिटरमाइन ऑन द फॉलोइंग मैनर। अगर कंपोजिट सप्लाई है, कंपोजिट सप्लाई 2 और मोर सप्लाई है, वन ऑफ विच इज अ प्रिंसिपली सप्लाई, मतलब डेस्कटॉप में क्या था, डेस्कटॉप कीबोर्ड माउस में डेस्कटॉप इज अ प्रिंसिपल सप्लाई। डेस्कटॉप सप्लाई नहीं होता तो लोग माउस भी बाई चांस नहीं लेते, और वो जो 18% वाला था ना, वो इंस्टॉलमेंट सर्विसेज, वो भी नहीं लेता कोई। तो कौन सा रेट लगेगा, प्रिंसिपल सप्लाई का। और जहां पे मिक्स सप्लाई है, हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स, बात खत्म। क्लियर है? डन। सही। अब एक काम कीजिएगा आप लोग, रचना मैम, मैं इस मीटिंग को एंड जी कर रहा हूँ, सर। दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अगला सेक्शन थोड़ा सा वाइड है, बीच में टूटना नहीं चाहिए। ठीक है सर।